Hello everyone, this is your sir Aditya Vadva and I welcome you all in this another video of cash flow statement. We'll be discussing what operating activities आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टाइटल से समझ गए होगे। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बेसिक समझा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनफ्लो आउटफ्लो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें समझ रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे और प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। आगे जाकर के बीकॉम बीबीए जो भी कोर्स परस्यू करते हो, एमकॉम वेमकॉम जो भी करोगे, सीए वीए, सब जगह ये है, सब जगह हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आता ही आता है हर हाल में। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इतना तो सबको क्लियर है, बिजनेस की जो भी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बिजनेस जिसके लिए किया जाता है, माल खरीदने से लेकर माल बेचना, पेमेंट देने से लेकर पेमेंट लेना, तो हमारे पास ये सारी एक्टिविटीज़ जाती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब यहाँ पर एक हिंदुस्तान में दिक्कत है, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में ही दिक्कत है। आई डोंट नो इन्होंने ये दिक्कत क्यों बनाई है अपने लिए। तो मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और इसमें समझाता हूँ कि दिक्कत क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है भाई, आपने जो कैश में परचेज करी, आपने जो कैश में सेल करी, आपने जो डेटर से पैसा रिसीव किया, आपने जो क्रेडिटर्स को पे करा, आपके पास जो बीआर का पैसा आया, जो बीपी का दिया, बिल्स पेबल का, आपके पास जो भी कमीशंस आ रही हैं, जो भी आपकी सैलरीज हैं, जो भी वेजेस हैं, पावर हीट लाइटिंग फ्यूल, जो भी खर्चे हो रहे हैं ऑपरेटिंग वाले, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग खर्चे ले लो और सारी की सारी ऑपरेटिंग इनकम्स ले लो। तो डायरेक्ट मेथड कहता है ऑपरेटिंग इनकम लो, ऑपरेटिंग इनकम कैश वाली, जिससे आ रहा है हमारे पास कैश इनफ्लो, और यहां पर माइनस कर दो इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, में से आप माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि कैश आउटफ्लो, और आपके पास यहां पर मिल जाएगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारा यहां पर आंसर मिल जाएगा जो हम जिसके लिए ये एक्टिविटी बनाते हैं। बट वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में जहाँ जहाँ पर भी अकाउंटिंग होती है, वहाँ पर ये मेथड को फॉलो नहीं किया जाता। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को इसका रीज़न नहीं पता। अगर मैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे हाथ में होता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को डायरेक्ट मेथड करने को कहता। कुछ साल पहले तक डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में भी होता था, बट अब डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स से सीबीएसई ने पूरा एलिमिनेट कर दिया है। पहले भी जब कोर्स में होता था तो ये नहीं था कि सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही था, होते दोनों थे। डायरेक्ट मेथड के छुटपुट छुटपुट क्वेश्चन आते थे, बट इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो किया जाता है वर्ल्ड वाइड सब जगह। तो हमें भी यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड को समझना पड़ेगा। सर अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं एंड से। हम लोगों के पास नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है देखते हैं, समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होती है सेल्स। सेल्स में से हम लोग यहाँ पर क्या माइनस करते हैं? सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप सबको पता है, आप सब लोग रेशोज चैप्टर करके आए हो। सेल्स माइनस कॉग्स किसके बराबर होता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होते हैं, ये भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। भाई जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसके अंदर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग खर्चे डेफिनेटली होते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ना एक तो दो तरीके के खर्चे होते थे। क्लास 11th की बात करते हैं, हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंसेस होते थे। एक होते थे डायरेक्ट और एक होते थे इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते थे वो हमारे कहाँ पर जाते थे? ये सारे के सारे हमारे जाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते थे ये कहाँ जाते थे हमारे पास? ये जाते थे हमारे पास पीएनएल अकाउंट में। अब क्या हुआ, डायरेक्ट खर्चे जितने भी होते थे भाई ये मेरे ऑपरेशंस में यूज होते थे, जैसे कि वेजेस, पावर, हीटिंग, लाइटिंग, फ्रेट, कैरेज, ये सारे खर्चे मेरे पास डायरेक्ट खर्चों में होते थे। जो मेरे पास इनकमिंग होते थे, जैसे कि एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट होते थे। कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये हमारे इनडायरेक्ट होते थे। बट भाई फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये सब भी तो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे थे। तो अब हमने क्या करा, क्लास 12th में इनडायरेक्ट खर्चों को भी और बांट दिया आगे दो कैटेगरीज में। इसमें अब हमारे पास कुछ खर्चे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ होते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और बाकी होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर एग्जाम्पल दे दो ज़रा। एक बात बताओ,
हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अगर हमारे ऑफिस में कोई आ रहा है तो वहाँ टेबल लगी हुई है, वहाँ हमारे पास चेयर्स हैं, बैठने की जगह है, एसी चल रहा है, चाय कॉफ़ी देनी पड़ती है। तो ये डायरेक्ट खर्चे तो नहीं होते थे। डायरेक्ट खर्चे कौन से होते थे? ये पेन है, ये पेन बनाने का जो खर्चा है, जो उसमें डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है, प्लास्टिक लगा है, टेक्नोलॉजी लगी है, फैक्ट्री में बना होगा, तो वो खर्चे होते थे डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पर, ये वाले। इसके अलावा इस पेन को बेचने के लिए सेल्समैन होता है, ऑफिस के खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे भी इसी ऑपरेशन से डील करते हैं। बट ये सारे कहाँ चले जाते थे? इधर आ जाते थे। तो अब हमें क्या क्या लेना है? हमें यहाँ पर ये डायरेक्ट वाले खर्चे लेने हैं, मैं आपके लिए ग्रीन में ही हाईलाइट कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर लेने हैं डायरेक्ट वाले जो ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे हैं, प्लस हमें यहाँ पर ये लेना है, तो दीज आर माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाउ। रेंट जो हमने पे करा, चाहे ऑफिस का करें चाहे फैक्ट्री का, फैक्ट्री रेंट होता था तो वो जाता था डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर ऑफिस का रेंट होता था तो वो जाता था हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बट इनडायरेक्ट में भी है तो ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कोई खर्चा बता दो, कोई आइडिया दे दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोले तो अगर आपने लोन ले रखा और लोन पे आपको इंटरेस्ट देना है, दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसका आपके ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां पर हम लोगों को ये दो चीजें निकालनी है। अब ये दो चीजें निकलेंगी इनडायरेक्ट मेथड से। कैसे निकलती है इनडायरेक्ट मेथड से, आओ देखते हैं। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस गिव्स मी माय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से अब हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हम लोगों ने रेशोज वाले चैप्टर में भी समझा था। तो यहाँ से हम लोग अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास अब आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर अब हम आगे और क्या माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो देखो अब सीढ़ी कैसे कैसे चली। सेल्स में से कॉग्स माइनस करा, फिर जो हमारे पास बचा उसको हमने बोला यहाँ पर क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोगों ने ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे तो हमारे पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर हम यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट। अब हम उल्टी सीढ़ी जा रहे हैं, हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है। तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हमें नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। अब मैंने इसको स्टेटमेंट की टर्म्स में लिखवाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। सर स्टेटमेंट की टर्म्स में कैसे, देखो यहाँ पर देखते हैं, लेट सी। तो हमारे पास सेल्स माइनस कॉग्स, ये देता है मेरे को जीपी। इसमें से मैं माइनस करता हूँ अपने ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करता हूँ, और इसमें जोड़ लेता हूँ अपनी ऑपरेटिंग इनकम्स। तो मेरे पास क्या आ जाता है ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैं फिर कुछ माइनस करता हूँ, क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जोड़ लेता हूँ अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो मेरे पास फाइनली यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ तक जाना है मेरे को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए अब मैं नेट प्रॉफिट से जाऊँगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना चाहता हूँ यहाँ पर, ये देखो। अब मेरे को चाहिए ये चीज़, यहाँ तक मेरे को ये चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस जो बचा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब मेरी फाइनल इक्वेशन ये बनकर आ रही है, बट इसको भी हम लोग और तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे, हमें नेट प्रॉफिट में चेंजेस करने हैं ताकि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाएँ। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहीं रहने देता हूँ, एक सेकेंड, चलो चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इसी साइड लिखे रहने देता हूँ। प्लीज़ राइटिंग को एक्सक्यूज़ करना थोड़ा सा, इस टाइम कॉन्सेप्ट समझाने में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है रैदर देन मेरी हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहीं रहने देंगे। तो हम कहते हैं भाई नेट प्रॉफिट के अंदर आप लोग यहाँ पे प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको मैं ले जाऊँगा इधर की तरफ। अब तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप लोग प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दो।
तो ये हमारे पास जो है दिस इज आवर इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने इसके अंदर प्लस करा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और हमने माइनस करी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब इसी को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो आओ इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ 10-15 मिनट और रुक जाओ यहाँ पर। क्यों रुक जाओ, जब मैं आगे थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कराने से पहले तक, तो आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अभी दिमाग में कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे। डोंट वरी, गिव मी सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम। आपको डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। इतना सा भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके दिमाग में। हम लोग बड़ा लॉजिकली और बड़ा कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यहाँ आपको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की एक स्टेटमेंट बना करके दिखाता हूँ, साथ साथ बनाएंगे हम लोग, और हम लोग फिर समझेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें सही बैठ रही हैं। तो यहाँ पर ना हम लोगों का ऐसा एक फॉर्मेट बनता है, आप लोग प्लीज़ इसको बना लो। यहाँ पर लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और साथ में हमारे पास जो पहला कॉलम होता है दैट इज़ फॉर पर्टिकुलर्स, लिखना है लिख लो भले ही। तो पर्टिकुलर्स का ये कॉलम होता है हमारे पास, और ये हमारे पास होता है यहाँ पर अमाउंट का कॉलम। अब होता क्या है, हम लोग ना नेट प्रॉफिट को बेस लेते हैं। प्लीज़ एक चीज़ समझना, एक कॉन्सेप्ट समझना, आराम से तसल्ली से बैठ के समझते हैं, कहानी सुनते हैं सिर्फ। हमने साल भर में कुछ सेल्स करी, सेल्स में से हमने खर्चे निकाले और कोई इनकम्स आई उसके अलावा तो हमने जोड़ दी, हमारे पास अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आ गया। इस नेट प्रॉफिट का क्या किया जाता है, इस नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा तो हम लोग अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं। हम कहते हैं चल रख लो भाई थोड़ा सा पैसा इसके अंदर। बाकी पैसे का क्या करें, इसके अंदर हम लोगों को सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, और हम लोगों को यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हमारी कंपनी के ओनर्स हैं, मालिक हैं, उन मालिकों को, उन ओनर्स को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उन लोगों को यहाँ पर हमें डिविडेंड देना पड़ता है। अल्टीमेटली जो ओनर्स होते हैं उन्हें मिलता क्या है, देखो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग होते हैं, इक्विटी वाले कौन है, अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूँ तो मुकेश अंबानी है वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर। उसके पास कंपनी का 60-70% जितना भी हिस्सा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, उसके पास जितना भी हिस्सा जो कि चेंज होता रहता है बार बार, कभी वो शेयर्स बेच देता है कभी खरीद लेता है, तो मुकेश अंबानी के पास लेट्स अज्यूम 60% शेयर्स हैं। तो मुकेश अंबानी को कैसे पैसे मिलते होंगे वहाँ पर, लेट अस सी दिस। हमारे स्टूडियो में ना एक आधी चींटी घुस गई है लाल वाली, वो काट रही है बार बार। चलो कोई नहीं, मैंने मैनेज कर लिया अभी के लिए। तो मुकेश अंबानी को पैसा कैसे मिलता है यहाँ पर, मुकेश अंबानी को जो पैसा मिलता है उसको मे बी सैलरी मिलती होगी कुछ ना कुछ, मे बी कुछ ना कुछ कमीशन मिलती होगी ऑफिस में से, बट उसकी मेजर अर्निंग क्या है, मेजर कमाई क्या है, जो कंपनी ने, रिलायंस ने पूरे साल भर में कमाई करी, उस कमाई के ऊपर डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड बोले तो भाई एंड में नेट प्रॉफिट बच गया। जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिलोंग किसको करता है, ये जो नेट प्रॉफिट है एंड में मालिकों को तो बिलोंग करता है। और कंपनी के केस में मालिक कौन होता है, कंपनी के केस में मालिक होते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स। भाई सबको पैसा बांटने के बाद जो बचेगा एंड में वो शेयर होल्डर्स को जाता है डिविडेंड के फॉर्म में। तो ये डिविडेंड भी दिया जाता है, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर किया जाता है कुछ पैसा, और हमें सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है। कई बार सरकार भी हमें टैक्स का रिफंड दे देती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट जो हमने करी, नेट प्रॉफिट जो कमाया उसमें से हमने जो प्रोविजन में निकाला, जो डिविडेंड दिया, जो हमने यहाँ पर टैक्स के लिए पैसा निकाला, जो रिफंड आया, इसके बाद हमारे पास कितना पैसा बचता है। अब हम लोग जाएंगे उल्टा। उल्टा कैसे जाएंगे सर, नेट प्रॉफिट में से हमने यहाँ पर डिविडेंड लेस किया था, हमने यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व लेस किया था, ये लेस जो साइन बना रहा हूँ ये माइनस का साइन मतलब लेस किया था, या लिख लो यहाँ पर लेस। ट्रांसफर टू रिजर्व हम लोगों ने लेस किया था। अगर हमने टैक्स के लिए कोई प्रोविजन बनाया तो टैक्स का जो प्रोविजन था सर हमने वो लेस किया था। सर हमारे पास इनकम टैक्स रिफंड आया था, तो यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स रिफंड लिख लेंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली अब यहाँ पर कुछ पैसा बचा था या नहीं बचा था, मे बी एग्जॉस्ट हो गया था। तो अल्टीमेटली मेरे को जो नेट प्रॉफिट चाहिए ना, मेरे को कमाया हुआ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाला नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो है मेरे को उसको एडजस्ट करके चाहिए। समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा बताओ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं कहता हूँ जो हम लोग नेट प्रॉफिट कमाते हैं, जो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट कमाया, उसमें से हम ये सारी चीज़ें माइनस करते हैं और कुछ प्लस करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर बचता है नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सब कुछ करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा हमारे पास, ये कैसे आता है, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नेट प्रॉफिट कमाया होता है उसके अंदर हम इन सब चीज़ों की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। भाई तो हम लोगों को ये चाहिए पैसा कमाया कितना था, बांट तो दिया। अब एक बात बताओ, मैं सैलरी लेकर के घर आया 1 लाख रुपए,
मैंने अपनी मम्मी को दे दिए 10,000, पापा को दे दिए 10,000, भाई को दे दिए 5,000, तो मैंने 1 लाख में से 25,000 निकाल दिए। मेरे पास बचे कितने? मेरे पास बचे 75,000। अब मैं जानना चाहता हूँ मैं कमा के कितने लाया था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे पास 75,000 वाला बेस फिगर है, उस 75,000 में मैं जोड़ूंगा। मैं कहूँगा भाई 75,000 है मेरे पास, 10,000 मम्मी को दे दिया तो 85 हो गया, मैंने 10,000 अपने फादर को दे दिया तो 95 हो गया, 5,000 भाई को दे दिया तो 1 लाख हो गया, यानी कि मैंने कमाए थे 1 लाख रुपए। तो सबसे पहले ये निकालना है हमने कमाया कितना था। तो हमें उल्टी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। क्या करना पड़ता है? हम लोगों को अब इनकम टैक्स रिफंड इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा, टैक्स का प्रोविजन को ऐड करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व को भी ऐड करना पड़ेगा, और हमने जो डिविडेंड दिया वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा। तब जाकर के हमें पता लगेगा कि हमने भाई यहाँ पर कमाया कितना था। तो हमें सबसे पहले अपनी निकालनी है यहाँ पर कमाई। तो कमाई देखते हैं कैसे आती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कि भैया टैक्स देने से पहले, ट्रांसफर टू रिजर्व करने से पहले, यहाँ पे और हम लोगों के पास डिविडेंड देने से पहले कमाई कितनी थी हाथ में, तो इसको तो देख लें कितनी आती है ये। तो इसके लिए एक बनाया जाता है यहाँ पर वर्किंग नोट। आप लोग प्लीज़ इस स्टेटमेंट को वैसे ही बनाना जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेते हैं। तो अभी हम लोग अपना फर्स्ट वर्किंग नोट बना रहे हैं यहाँ पर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में अगर हम लोग चलें यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, या फिर लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ज़रूरी थोड़ी है सारी कंपनीज प्रॉफिट ही कमाएंगी, लॉस भी कोई ना कोई कंपनी कमाएगी। तो प्रॉफिट या लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने जो यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट लिख लो। इसके अंदर अब हमें जोड़नी है चीज़ें। ये तो एंड में बचा कुचा प्रॉफिट था, हमने कहा बचा कुचा नहीं है, बचा कुचा नहीं चाहिए हमें। हमें कौन सा चाहिए? इसमें वापस से रिजर्व जोड़ो, इसमें वापस से टैक्स जोड़ो, इसमें वापस से डिविडेंड जोड़ो, इसमें से रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस करो, और फिर बताओ कितना प्रॉफिट बच रहा है। वो हमारे को प्रॉफिट चाहिए। जो हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे, तो ये जो नेट प्रॉफिट आता था हमारे पास, इसमें से हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर जनरल रिजर्व, यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स, और हमारे पास टू डिविडेंड पेड, ये सब माइनस होकर के ये प्रॉफिट आता था। हमें ये सब माइनस होकर के नहीं चाहिए, हम चाहते हैं ये सब वापस से ऐड हो जाएं, और हमें यहाँ वाला नेट प्रॉफिट बताओ कि इससे पहले कितना नेट प्रॉफिट हुआ था। तो ये आ जाता है यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई टैक्स से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। तो ये वाले प्रॉफिट की तलाश है। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जो यहाँ पर हम लोगों को स्टेटमेंट में मिलेगा नेट प्रॉफिट, इसके अंदर अपनी चीज़ें जोड़ते हुए चलेंगे जो जो हमने पहले माइनस करी थी। आई होप अब आपको थोड़ी बहुत सेंस बन रही होगी, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ समझ आ रही होगी। नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे ना और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन करने पे। तो अभी बेचैन मत होना, बौखलाना मत, यहाँ पर आराम से समझ में आएगा। चलो जी, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखा हुआ है हमारे, उसको बेस ले लो। इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है। ऐड क्या क्या करना है? जो जो इस प्रॉफिट में से काटा गया था। काटा क्या था? रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र टू रिजर्व, जो पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया उसको भाई एक बार वापस जोड़ दो। और क्या करो? साथ में ऐड कर दो यहाँ पर जो आपने डिविडेंड दिया था। अब डिविडेंड दो प्रकार के दिए जाते हैं। एक दिया जाता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर दिया गया। और एक हमारे पास होता है प्रपोज डिविडेंड। सर प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ प्रपोज डिविडेंड का। हम लोग कई बार ना डिविडेंड प्रपोज कर देते हैं कि इस साल हम इतना डिविडेंड देंगे, इतना फलाना फलाना पैसा देंगे शेयर होल्डर्स को। तो जब भी हम प्रपोज करते हैं ना, हम उस साल में नहीं दे पाते, हम लोग अगले साल में देते हैं। अगले साल में कैसे देते हैं? अब इस साल मैं कह रहा हूँ मैं तुम लोगों को 1 लाख रुपए दे दूंगा अपनी कमाई में से। मेरे को कमाई नहीं पता ना अभी। इस साल जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस साल का प्रॉफिट निकलेगा एंड में, और इस साल के प्रॉफिट में से मैं आपको अगले साल ही पैसा दे पाऊंगा, इस साल तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो प्रॉफिट ही 31 मार्च को आएगा। मैं 1 जनवरी को कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा एज अ डिविडेंड, क्योंकि आपने यहाँ पर हमारे शेयर्स खरीदे हुए हैं।
आप कहोगे सर 31 मार्च को आएगा ना प्रॉफिट, आप 1 जनवरी को कैसे कह सकते हो 1 लाख रुपए दे दोगे यहाँ पर? तो मैं क्या करता हूँ, अब जब ये प्रॉफिट ईयर खत्म हुआ मेरा, ईयर खत्म होने के बाद अगले साल में दूंगा। तो हम लोग कभी भी प्रपोज डिविडेंड देते हैं तो हमेशा पिछले साल में जो प्रपोज किया होता है उसको इस साल में करंट ईयर में देते हैं। सपोज 2 साल है हमारे पास, एक साल है 2019 और एक साल है हमारे पास 2020। 19 में मैंने कहा कि भाई 1 लाख का आप लोगों को डिविडेंड दिया जाएगा, 2020 में कहा कि आपको 2 लाख का डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये 19 वाला डिविडेंड प्रपोज किया था 2019 में, बट पेड आप लोगों को किया जाएगा, पे किया जाएगा 2020 में। जो 2 लाख वाला डिविडेंड बोला ये पे किया जाएगा आप लोगों को 2021 में। तो प्रपोज डिविडेंड जो प्रपोज किया जा रहा है, बोला जा रहा है, कागजों में लिखा नहीं जा रहा है, अभी अभी बस प्रपोज कर रहे हैं हम लोग कि इतना दे देंगे, मे बी इसकी अमाउंट भी चेंज कर दें, ये अभी पक्का नहीं है, श्योर शॉट नहीं है। तो प्रपोज डिविडेंड में हम लोग हमेशा पिछले साल का डिविडेंड इस साल में पे करते हैं। तो इस साल के प्रॉफिट से कितना पैसा कटेगा, जो पिछले साल हमने प्रपोज किया होगा। तो यहां पर हम लोगों को डिविडेंड ऐड करना पड़ता है। तो ऐड 2 तरीके के डिविडेंड होते हैं, दोनों ही ऐड बैक करने पड़ेंगे। एक तो हमें कौन सा ऐड करना है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, अब जो पिछले साल 1 लाख का प्रॉमिस कर रहा था दूंगा, वो कहां से दूंगा, इस साल जब दूंगा तो इसी साल के प्रॉफिट में से दूंगा ना। तो इस साल का प्रॉफिट तो घट गया पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड की वजह से। तो इस साल के प्रॉफिट में हमें वापस से जोड़ना पड़ता है डिविडेंड का पैसा, ताकि हमें पता लगे हमने कमाया कितना था। तो यहाँ पर हम लोग वापस से जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं डिविडेंड पेड। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में आपको लिखवाऊंगा कि प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज एडेड। यहाँ पर प्लीज आप इस चीज को लिख लेना साथ में मेरे साथ साथ। अब बात करते हैं हमने और क्या किया होगा। 3 चीजें होती हैं, देखो मेन 3 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो रिजर्व में जो ट्रांसफर करा वो पैसा वापस जोड़ दो, एक जो हमने डिविडेंड दिया वो पैसा वापस जोड़ दो। डिविडेंड 2 प्रकार के बता रहे थे सर, अब 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड को तो एज इट इज लिख लेना। सर ये होता क्या इंटरिम डिविडेंड, कई बार ना कंपनी के पास पैसा बच जाता है बहुत सारा, कंपनी के पास इन्वेस्ट करने को भी कुछ नहीं होता, तो कंपनी कहती है एक काम करो यार, यहाँ पे ना बांट दो, शेयर होल्डर्स को दे दो, ये पैसा साल के दौरान ही दे दो। तो साल के दौरान जो भी डिविडेंड पे किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। अब हमारे पास रिजर्व हो गया, डिविडेंड हो गया। अब तीसरी मेन चीज़, 3 ही चीज़ें होती हैं बस। तीसरी जो चीज़ है हमारे पास दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। जो हमने इस साल प्रोविजन बनाया, हमने अपने प्रॉफिट में से प्रोविजन बनाते हैं। टैक्स का भी क्या चलता है, जो लास्ट ईयर प्रोविजन बनाते हैं उसको हम इस साल में पे करते हैं। हम लोग पहले से ही असर्टेन कर लेते हैं, पहले से ही प्रोविजंस क्रिएट करने लग जाते हैं। प्रोविजन आप लोगों को पता है दुर्घटना घटने से पहले ही बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम वेट नहीं करते यहाँ पे कोई डेटर हमारा बैड हो उसके बाद हम प्रोविजन बनाए, नहीं, हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं। प्रोविजन मीन्स एस्टिमेशन। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट ईयर टैक्स का एस्टिमेशन किया होगा वो लास्ट ईयर का टैक्स हम लोग इस साल में पे करते हैं। तो इस साल में टैक्स पे कर रहे हैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस साल भी तो प्रोविजन बना रहे हैं। इस साल में जो प्रोविजन बनाया वो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही बनाया गया। तो करंट ईयर के प्रॉफिट से जो प्रोविजन का पैसा माइनस करा उसको भी ऐड बैक कर दो। तो यहां पर ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक करोगे। जनरली ये 3 चीजें आएंगी। इनके अलावा एक और चीज लिखवा रहा हूं, वो भी लिख लो, बस अभी के लिए लिख लो, समझा भी रहा हूं बट वो आता नहीं है क्वेश्चंस में। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप कहोगे सर आपने लिखवा दिया था, फॉर द सेक कि कभी आ जाए तो देख लेंगे, वरना आता नहीं है, बहुत कम आता है हमें। यहाँ पर पहली चीज तो ये थी, फर्स्ट हमारे पास ये था, सेकंड हमारे पास ये आ गया, थर्ड चीज हमारे पास ये आ गई। तो ये 3 चीजें याद कर लेना, नहीं याद हो रही तो रट लेना, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। एक और चीज जो हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ती है, और वो क्या ऐड करना पड़ता है, यहाँ पर कोई भी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं तो एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोले तो अर्थक्वेक आ गया, सामान खराब हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, कोई भी ऐसा खर्चा हो गया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट गिर गया था, कम हो गया था, तो उस चीज को भी ऐड बैक कर लो ताकि पता लग जाए प्रॉफिट था कितना। तो यहां पर हम लोग क्या ऐड बैक करेंगे, एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखो लिखवाया भी क्या जा रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी आइटम नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो चीजें नहीं होती नॉर्मली, एबनॉर्मली होती हैं
उनको वापस से ऐड बैक कर लो। ऐसी कोई आइटम जो पीएनएल में डेबिट की गई हो, डेबिट की गई हो तो लॉस की तरह हो जो हमारे पास, तो कोई भी ऐसा नुकसान हुआ हो फालतू का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों की वजह से, उसको भी वापस जोड़ लो ताकि पता लग जाए प्रॉफिट कमाया कितना था। तो एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐड हो रही थी अभी। अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कोई तरीके से समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ। तो लो भाई समझो, मैंने 1 लाख रुपए सैलरी कमाई। इस बार कंपनी कहती है चेक से सैलरी नहीं दे पाएंगे, कैश पकड़ो। मैं 1 लाख रुपए कैश ला रहा था घर पे, रास्ते में मेरी जेब से एक 2,000 रुपए का नोट गिर गया। तो अब क्या होगा? अब मैं घर आऊँगा, मैंने अपने भाई को 10,000, अब मैंने अपनी मदर को 10,000 दिए, फादर को 10,000 दिए, अपने भाई को 5,000 दिए। अब मेरे पास एंड में बचते हैं 73,000। मैं जानना चाहता हूँ कमाए कितने थे, हम कमाई जानना चाह रहे हैं यहाँ पर कितनी थी। तो क्या करूँगा, मैं उस 73,000 में 10,000 जोड़ूंगा जो मदर को दिए, तो 83 हो गए मेरे पास। फिर 10,000 जोड़ूंगा जो फादर को दिए, तो 93 हो गए मेरे पास। फिर 5,000 जोड़ूंगा जो ब्रदर को दिए, 98 हो गए मेरे पास। और 2,000 रुपये जो मेरे गिर गए, जो मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था, उस 2,000 को भी तो जोड़ना पड़ेगा जानने के लिए कि मेरी कमाई कितनी थी। तो यहाँ पर उस 2,000 को भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया और मेरे को मेरी कमाई पता लग जाएगी, 1 लाख रुपए थी। अब इसमें से हमें यहाँ पर लेस भी करना होता है, और लेस करने वाली आइटम्स ये जनरली आती नहीं है, मेन ऐड करने वाली ही आएंगी। यही 3 चीज़ें, कौन कौन सी 3 चीज़ें, बार बार इन्हीं तीनों पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हर क्वेश्चन में आएगा हमारे पास। ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, और हमारे पास यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 3 चीज़ें हम लोगों को प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट जो आया स्टेटमेंट में से, और उसके अंदर ऐड बैक करना है। लेस क्या करना है? जब प्रोविजन फॉर टैक्स देना होता है टैक्स, तो हम लोग ऐड करते हैं। उल्टा अगर हमें रिफंड मिल रहा हो, तो रिफंड ऑफ टैक्स हम लोगों को यहां पर लेस करना पड़ेगा। और साथ में हमें एक और चीज़ लेस करनी पड़ती है। भाई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आग लग गई गोडाउन में, तो ऐड कर रहा था, भाई नुकसान हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट इंश्योरेंस भी तो कराया होगा ना गोडाउन का, तो इंश्योरेंस से भी पैसा मिल जाता है कई बार। तो ये भी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है। ये मेरा नेट प्रॉफिट में नहीं जाती नॉर्मली, बट ये मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो इसको भी माइनस करना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेस करेंगे? यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब होता है कमाई, इनकम, फालतू में जो हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया अपने, कहाँ पर? पीएनएल अकाउंट में। तो इसको भी भाई यहाँ से माइनस कर लो। तो हमारे पास हमारा वर्किंग नोट, हम क्या बना रहे थे यहाँ पर? देखो हम क्या निकाल रहे थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये फाइनली हमारा यहाँ पर निकल के आता है, लाइन सीधी कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट, ये हमारा पहला वर्किंग नोट था, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारा फाइनली यहाँ पर निकल के आ जाता है। हमें इसकी तलाश है, तो सबसे पहले हमारी तलाश कहाँ जाएगी? वर्किंग नोट की तरफ। सबसे पहले हम लोग अपने वर्किंग नोट को ढूंढेंगे, क्वेश्चन में ये बनाएंगे। अब हमें पता लग गया हमारी नेट प्रॉफिट कितना था, कमाई कितनी थी, तो हमने यहाँ पर हिसाब लगा लिया। अब ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, अब हमारे को इससे कहाँ जाना है? उल्टा जाना है। अब हमें ऑपरेटिंग इनकम देखनी है। तो यहाँ पर आओ, अब मेरे पास ये नेट प्रॉफिट आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को इसमें क्या जोड़ने हैं? अब मेरे को सर इसके अंदर आप प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमें ये खर्चे वापस से जोड़ने हैं, तो जोड़ देते हैं। तो ऐड आइटम्स टू बी एडेड। अब यहाँ पर हम लोग अपनी वो चीज़ें देखेंगे जो हमें ऐड बैक करनी है। तो ऐड बैक क्या क्या करना है बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं। इंटरेस्ट ऑन, कौन सी चीज़ें ऐड बैक कर रहे हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या फिर डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या फिर डिबेंचर्स, ये हम लोगों को ऐड बैक करना है। और हम लोगों को क्या ऐड बैक करना है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी ऐड बैक हो जाता है अगर हम लोगों ने कोई अंडर राइटिंग कमीशन पे करी, अंडर राइटिंग कमीशन या फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस,
अगर हम लोगों ने कुछ ये पे करे तो हम लोगों को यहाँ पर ये भी ऐड बैक करना पड़ेगा। और हम लोगों को यहाँ पर एक और चीज लेनी पड़ती है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। इंक्रीज इन प्रोविजन क्या होता है भाई, मेरे पास 10,000 का प्रोविजन बना हुआ था डाउटफुल डेट्स का, मैं कहता हूँ 15 का बना दो, क्या पता इस साल डेटर्स पैसा ना दें, तो हमने 5,000 रुपये और डाल दिए अपने कहाँ पर, डाउटफुल डेट्स में। तो इससे भी मेरा प्रॉफिट कम होता है और ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। अगर मैं डाउट कर रहा हूँ कि कोई डेटर पैसे नहीं देगा तो इसका ऑपरेशन से लेना देना नहीं है, दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और मेरे को अपना ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ना पड़ता है, वापस से ऐड बैक करना पड़ता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट काइंड ऑफ निकल आएगा, बट हमें कैसा चाहिए, हमें कैश वाला चाहिए, तो हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस भी ऐड बैक करने पड़ते हैं। प्लीज समझना मेरी बात, मेरे पास कुछ खर्चे होते हैं कैश में, कुछ खर्चे मेरे पास होते हैं यहाँ पर नॉन कैश वाले। कैश वाले खर्चे तो मैंने सारे ऐड बैक कर दिए, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, या किसी लोन पे इंटरेस्ट दिया, या फिर हम लोगों ने यहाँ पर कोई अंडर राइटिंग कमीशन पे करी, या फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रोविजन इंक्रीज कर दिया। और एक और चीज़ लिख लो यहाँ पर, अगर हमको यहाँ पर लॉस हो गया किसी चीज़ पर, वैसे ये भी नॉन कैश एक्सपेंस ही आएगा, इसको नॉन कैश एक्सपेंस में ही लिखवाता हूँ, रुक जाओ एक ही साथ लिखेंगे यहाँ पर। अगर हम लोगों को कोई मशीनरी बेची और हमें उस पर लॉस हो गया, तो इस लॉस ने भी मेरे प्रॉफिट को कम किया होगा, तो इस लॉस ने भी मेरे प्रॉफिट को कम किया, तो मेरे को ये लॉस भी वापस से ऐड बैक करना है, ताकि मैं निकाल पाऊँ मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और कैसा नॉन कैश एक्सपेंस होता है हमारे पास, हम लोगों को नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ने हैं और हम लोगों को यहाँ पर नॉन कैश वाले एक्सपेंस जोड़ने हैं। तो ये सारे जो मैंने अभी तक प्लस करे, दीज वर माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बनवाया ना भाई, नेट प्रॉफिट के अंदर आप लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दो, जोड़ दिए नॉन ऑपरेटिंग, बट हमें तो कैश फ्लोज वाले चाहिए ना, तो नॉन कैश भी तो जोड़ने पड़ेंगे वापस से। तो नॉन कैश जोड़ता हूं यहाँ पर, तो नॉन कैश में हमारे पास दो ही होते हैं, एक हमारे पास होता है डेप्रीसिएशन और दूसरा हमारे पास होता है अमोर्टाइजेशन। भाई डेप्रीसिएशन तो सबको पता है, डेप्रीसिएशन किन पे लगता है, टैंजिबल फिक्स एसेट्स पे, जिन एसेट्स को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उन पर लगता है यहाँ पर डेप्रीसिएशन। जो पेटेंट्स होते हैं, गुडविल होते हैं, इन सबको जब राइट ऑफ करते हैं, इन सब की वैल्यू में जब फॉल होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है या उस टर्म को बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। तो हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ दिए और हम लोगों ने यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेस भी जोड़ दिए। प्लीज़ ये लिख लेना, जो यहाँ पर मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ना और साथ में नॉन कैश वाले जोड़ना। अब यहाँ से कुछ हमें लेस करना है, तो लेस क्या करेंगे, आइटम्स टू बी डिडक्टेड, जो हमें चीज़ें यहाँ पर लेस करनी है। लेस क्या क्या करनी है भाई हमें, सर हम लोगों को यहाँ पर लेस करनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऐसी कमाइयाँ जो कि हमारी ऑपरेटिंग कमाइयाँ नहीं हैं, जो कि हमारी नॉन ऑपरेटिंग कमाई है। तो नॉन ऑपरेटिंग कमाई यहाँ पर क्या क्या होगी, एक तो हमारे पास इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव होता है कोई, भाई इंटरेस्ट रिसीव करना ये हमारा काम नहीं है बिजनेस में, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या ये मेरी ऑपरेटिंग कमाई है, नहीं है, तो अपनी ऑपरेटिंग कमाई को भी लेस कर दो। तो मैंने यहाँ पर अपनी नॉन ऑपरेटिंग कमाई जो है इसको मैंने लेस कर दिया। और यहाँ पर रेंट रिसीव्ड, फिर हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग कमाई है, डिविडेंड रिसीव्ड। और क्या यहाँ पर लेस करूँगा, हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे थे प्रोविजन, तो हम इसको ऐड कर रहे थे, अगर प्रोविजन हम लोग डिक्रीज करते हैं तो उसे भी लेस कर देंगे। भाई 10,000 का प्रोविजन था, हम चाहते हैं कि प्रोविजन को 8,000 पे ले आओ, तो ये जो 2,000 रुपये का हमारे को फ़ायदा हुआ, हमने 10 का प्रोविजन बना रखा था, हमें लगा कि 10,000 के जो डेटर्स हैं डाउटफुल निकलेंगे, बट पता लगा कि 8,000 का सफिशेंट है प्रोविजन, तो बाकी के 2,000 का प्रोविजन जो राइट बैक कर रहे हैं तो हमने वो प्रॉफिट में जोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। बट मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर चाहिए तो मेरे को इसे लेस करना पड़ेगा। समझाता हूँ एक बार डिटेल में, पहले एक बार ये आपको आइटम्स लिखवा दूँ,
फिर दोबारा से इसके ऊपर हम एक बार लाइट थ्रो करेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को ऐड कर रहे थे। तो यहां पर हम लोगों को गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लेस करना पड़ेगा। अब इसको जो हम कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं ऑपरेटिंग या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास नॉन, ये पूरी की पूरी थी, इनफैक्ट नीचे तक ले जाते हैं इसे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब वापस से आता हूँ पीछे, जहाँ से हम लोग शुरू हुए थे। हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे, हम लोग शुरू हुए थे सेल से। मैंने कहा सेल करते हो, सेल में से आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होते हैं, ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ कुछ ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, इन्हें भी माइनस करोगे। उसके बाद हम लोगों के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग खर्चे हमारे पास दोनों होते हैं यहाँ पर, कैश भी और नॉन कैश भी। कैश में भी ऑपरेटिंग खर्चा किया जाता है, नॉन कैश में भी किया जाता है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकालना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट ही यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मैं निकालना ही यही चाहता हूँ। मैंने शुरुआत कहाँ से करी बेटा, मैंने शुरुआत करी नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट में मेरे को क्या जोड़ना है, वापस से नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ने हैं जो मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, इसमें मेरे पास 20,000 रुपये का खर्चा था जो था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मेरा मशीनरी पे मेरे को लॉस हो गया 20,000 का, तो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा तो नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। अगर मैं इसको वापस से जोड़ दूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना होता, मेरे पास होता 1,20,000 रुपये, और ये मेरा प्रॉफिट किससे होता, ऑपरेशंस। तो हम लोगों को एक चीज समझ में आई, हम लोगों को यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग, कहाँ गया ये रहा, हम लोगों को यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को वापस से जोड़ना है। अब मैं कहता हूँ जो ये 1,20,000 की कमाई थी हमारे पास, इसके अंदर मेरे पास 10,000 रुपये का रेंट भी रिसीव हुआ था। क्या तो ये मेरा 1,20,000 रुपये मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम होगी? आप कहोगे नहीं सर, 10,000 रेंट भी तो है इसमें, 10,000 का रेंट भी तो माइनस कर दो। तो हमारे पास जो 1,10,000 होगा, ये हमारे पास हो जाएगी ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये होगा या नहीं होगा? तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जो मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी उन्हें माइनस कर दिया। मैंने कहा हटाओ इन्हें, ताकि हम आ पाए अपनी ऑपरेटिंग इनकम पे। अब आ गई ऑपरेटिंग इनकम, सबके सब खुश, सब खुश। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, मज़ा आ गया यहाँ पे तो। स्माइली चलो इतने ख़राब नहीं बनाते, थोड़ी सी सही बना लेते हैं। सर ये और भी ख़राब है, कोई नहीं, प्लीज़ मेरी हैंडराइटिंग को एक्सक्यूज़ करो, ड्राइंग को भी एक्सक्यूज़ करो। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों के पास आ गया। मैंने कहा मेरे को कैश वाला बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। आपने कहा अरे सर इसके अंदर तो हमने डिप्रिसिएशन भी माइनस किया होगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया होगा तो हमारे पास डिप्रिसिएशन भी माइनस हो रखा होगा। और डिप्रिसिएशन जैसे ही सेम होता है अमोर्टाइजेशन, बस डिप्रिसिएशन लगता है टैंजिबल फिक्स एसेट्स पे और अमोर्टाइजेशन हमारे पास लगता है यहाँ पर इनटैंजिबल एसेट्स पे। तो आपने कहा सर हमें तो कैश में चाहिए, तो ये नॉन कैश वाले खर्चे भी वापस जोड़ दो। मैंने कहा जोड़ दो भाई। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, क्यों खुल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, इसको भी वापस से जोड़ देते हैं। तो मैंने अभी तक अपनी स्टेटमेंट में बस यही करा है। मैंने सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट भी बांटा गया था, कैसे कैसे, जनरल रिजर्व में, प्रोविजन फॉर टैक्स में, और तीसरा डिविडेंड में। तो मैंने कहा भाई जो बचा कुचा प्रॉफिट है, कमाया कितना था ये निकालने के लिए इसमें जनरल रिजर्व भी जोड़ दो, इसमें आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर टू डिविडेंड जो दिया वो भी जोड़ दो, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी जोड़ दो। सर ये कहाँ करा, ये हमने करा यहाँ पर हमारे
वर्किंग नोट में। एक बार देखो ये, तो हमने यहाँ पर ये सारी चीजें जोड़ दी, हमने ये 3 चीजें जो मैंने हाईलाइट करी हैं ये प्लस कर दी। अब प्रॉफिट पता लग गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ दो, तो यहाँ पर आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी माइनस कर दो, जैसे कि इंटरेस्ट कमाया, रेंट कमाया, डिविडेंड कमाया, ये सब नहीं है हमारा ऑपरेशंस का पार्ट, तो इसको यहाँ से लेस कर दो, हटा दो इसको यहाँ से। तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया और फाइनली हमारे पास क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सर ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है हमारे पास, तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का बताता हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, चलो आप बताओ। वर्किंग कैपिटल आप सबको बहुत अच्छे से पता है। वर्किंग कैपिटल हमारे पास होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, लिख लो एक बार, एड increase in current liabilities, decrease in current assets, और लिख लो लेस decrease in current liabilities and increase in current assets। ये हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं। जो हमारी वर्किंग कैपिटल चेंज हो रही है, हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, या करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, इनका भी इम्पैक्ट आता है हमारे पास हमारे कैश फ्लो पर। खुद सोचो ना, वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में और कैश फ्लो, क्या इसका लेना देना नहीं होगा? क्या हमारा कैश वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब सर ये करंट लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो आपने ऐड क्यों करा? पहले तो ये रीज़न बताओ, हमें रीज़न जानना है। क्यों पूछना चाहते हैं हम, तो बेटा क्यों हमेशा पूछना। किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो हमेशा तब तक क्वेश्चन करना जब तक आपका क्यों वाला सवाल बंद नहीं हो जाता। अगर आपका क्यों वाला सवाल नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप परफेक्ट हो, आपको सब समझ में आया है, या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है। तो यहाँ पर आपने पूछा सर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को ऐड क्यों किया जा रहा है। मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्रेडिटर्स 2019 में थे 1 लाख रुपए के सपोज, और 2020 में ये क्रेडिटर्स हो जाते हैं हमारे पास 1,20,000 के। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? आपने जिनको पैसा देना है, जो आपका आउटफ्लो होना है, तो अब आपने 1 लाख देना था, अब साल भर में आप यहाँ पे 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स और इंक्रीज कर देते हो। दैट मीन्स आपने अपनी लिक्विडिटी, कैश की पोजीशन 20,000 रुपये और ज़्यादा पॉजिटिव कर ली। यहाँ पर कैसे कर ली भाई? आपने 1 लाख देना था, अब 1,20,000 रुपये देना है, तो आपने 20,000 की अपनी लिक्विडिटी नहीं बढ़वा ली यहाँ पर। ये जो 20,000 की लिक्विडिटी बढ़ी, बेसिकली आपके कैश में आपको और ज़्यादा लिमिट मिल गई। इमेजिन करो, मेरे पास कोई क्रेडिटर आता है, कहता है भाई साहब आपने 1 लाख देने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपसे और माल ले रहा हूँ और आपको बाद में एक साथ कंबाइन पेमेंट कर दूंगा। कहता ले लो और माल। मैंने कहा एक काम करो, 20,000 का माल और उधार पे दे दो। तो मैंने उधार से क्या करा, अपने कैश को सब्सटीट्यूट कर लिया। मेरे को कैश देना पड़ता है यहाँ पे 20,000 रुपये और, बट मैंने उसको क्या बोला, और उधार की पोजीशन ले ली। मैंने और पुश कर दी अपनी पेमेंट 20,000 से। तो 20,000 मैंने अपने लिए लिक्विडिटी क्रिएट कर ली यहाँ पर। तो ये जो 20,000 की लिक्विडिटी क्रिएट करी, ये मेरा कैश बढ़ा देगी। तो यहाँ पर कैश बढ़ रहा है इंक्रीज इन लायबिलिटीज से, और मेरे पास कैश घट रहा है इंक्रीज इन करंट एसेट से। बताता हूँ कैसे। अब हमने क्रेडिटर्स की बात करी, अब हम बात करते हैं डेटर्स की। यहाँ पर सोचो, हमारे पास डेटर्स थे 2019 में 70,000 रुपये के, और 2020 में हो गए 80,000 रुपये के। हमने पैसा लेना था 70,000 रुपये, बट डेटर कहता है दे दूंगा ना, कंबाइन पेमेंट कर दूंगा, क्यों रो रहे हो, क्यों इतनी जल्दबाजी मचा रहे हो, दे दूंगा पैसे आपके। हमने कहा कोई नहीं, दे दियो भाई। कहता लाओ थोड़ा सा माल और भेजो मेरे को उधार पे। तो यहाँ पर उसने जब उधार मांगा तो हमारी कैश की पोजीशन और ज़्यादा लो हो गई। यहाँ पे मेरे को कैश की और ज़्यादा क्रंच हो गई। कैसे हो गई भाई? वो उधार पे ले गया। अगर उधार पे ना लेके गया होता तो कैश देता, मेरा कैश फ्लो बढ़ता, बट कैश दिया नहीं, तो मेरा कैश फ्लो यहाँ पर और घट गया, मेरे को और ज़्यादा नुकसान हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास इंक्रीज इन करंट एसेट्स विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड। ये देखो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है,
और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ को ऐड किया हुआ है, एंड वाइसा वर्सा चलता है ये हमारे पास। तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा। मीनिंग अगर आप कहीं पे भी देख लो, यूट्यूब वगैरह पे कहीं ढूंढ लेना, किसी भी एजुकेटर से समझ लेना, 99% एजुकेटर्स ये चीज़ नहीं समझाते। वो सिंपली यही कहते हैं, रट लो बेटा कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ को ऐड करते हैं और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम लोग लेस करते हैं। तो मैं रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको बस बता रहा हूँ। हम अपने लिए लिक्विडिटी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ से। अगर करंट लाइबिलिटीज़ हैं हम लोगों को और हम पुश कर पा रहे हैं क्रेडिटर्स को या कोई भी ऐसी करंट लाइबिलिटी को, बिल्स पेबल हों, तो यहाँ पर हम लोग अपने लिए लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। हम अपने क्रेडिटर 1 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग उनसे उधार ले रहे हैं और अपनी कैश की पोजीशन को अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर हमें उन्हें अभी कैश नहीं देना पड़ रहा। तो ये कैश जो हमारे पास बच रहा है इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और उल्टा होता है डेटर्स के केस में। तो यहाँ पर पता है क्या होता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला पूरा चैप्टर है ना, इसमें से 6 नंबर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है। बट अभी आप वीडियोस देखोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये कंबाइंड आता है सारा का सारा, अलग अलग नहीं आता। बट अलग अलग में आप पूरी स्टेटमेंट इतने अच्छे से समझ जाओगे कि जब मैं पूरी स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको ऑलरेडी आता होगा, और हम सीधा अपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहाँ पर। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स पेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये अब हमारे पास निकल के आ जाएगा। सर अब ये क्या चीज़ है, अभी टैक्स भी तो देना है सरकार को। सर टैक्स तो पहले भी पढ़ा था हमने, ऊपर आया था कहीं टैक्स, ये देखो सर आपने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ तो हमें लिखवाया था, ये ऐड करवाया था। अब दोबारा कौन से टैक्स की बात कर रहे हो बेटा? देखो यहाँ पर ये जो होता है ना, इसको हम ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड क्या होता है, हम अपने नेट प्रॉफिट से एक प्रोविजन बना लेते हैं, एस्टिमेटेड टैक्स बना लेते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट घट जाता है। तो हम वापस से इस टैक्स को जोड़ते हैं ये जानने के लिए कि रियल प्रॉफिट कितना था। ये तो सिर्फ इसीलिए ऐड बैक किया जा रहा है, बट रियल टर्म्स में भी तो सरकार को टैक्स जमा कराओगे। जब रियल टर्म्स में सरकार को टैक्स जमा कराओगे तब कैश भी तो जाएगा जेब से, या बैंक में से भी तो पैसा जाएगा यहाँ पर। तो वो टैक्स पेड भी तो हमारे कैश आउटफ्लो में आएगा, वो कैश आउटफ्लो भी तो हमें लेस करना पड़ेगा ऑपरेशंस में से। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग अपने टैक्स को यहाँ पर लेस करेंगे। तो लेस टैक्स पेड, वहाँ पे था टैक्स मेड, मेड होता है प्रोविजन, एस्टिमेशन बनाया, टैक्स का एक पैसा अलग से रख दिया, वो तो रखा है अभी, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, दैट इज अ नो फ्लो ट्रांजैक्शन। सर जब वो नो फ्लो है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों आ रहा है? बेटा हम लोग इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे होते तो नहीं आता, बट इनडायरेक्ट में नेट प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं, बट नेट प्रॉफिट भी तो चाहिए। जैसे ही नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास, उसके अंदर हम लोग जो जो चीज़ें काटी थी वो जोड़ते चलेंगे, और हमारे को पता लग जाएगा हमने नेट प्रॉफिट कमाया कितना था। अब कमाया कितना, इसके अंदर हमने नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़े, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करी, तो हमें पता लग गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस की कुछ एडजस्टमेंट करी। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स पेड। अब हमें टैक्स भी पे करना है यहाँ पर, तो टैक्स पे कर दिया हम लोगों ने। कई बार टैक्स नहीं बन रहा होता, निल बन रहा होता, तो जीरो टैक्स। कई बार सरकार हमें वापस करती है, सरकार कहती है भैया पिछले साल तुमने बहुत ज़्यादा टैक्स दे दिया था, इतना तुम्हारा बनता नहीं था, लो वापस पकड़ो। तो हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है टैक्स रिफंड। हम लोगों को अगर कोई रिफंड मिला टैक्स का तो वो वापस से जोड़ना पड़ता है। फिर हम लोगों को यहाँ पर प्लस माइनस एक और चीज़ करनी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं सर? अभी बताया था मैंने आप लोगों को, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, भले ही वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, यहाँ पर भले ही आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, बट कैश तो आ रहा है, तो इस कैश को कहाँ दिखाओगे? इन्वेस्टिंग में दिखा नहीं सकते, फाइनेंसिंग में दिखा नहीं सकते, तो इस कैश को हमें यहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर शो करना पड़ता है। हालांकि दिस इज़ नॉट योर ऑपरेटिंग इनकम, बट दिखाने के लिए कैश के इनफ्लो को तो दिखाना पड़ेगा इधर,
नहीं तो कहाँ लेकर के जाएंगे इस कैश को, बाहर भी नहीं रख सकते। इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं तो इनकलकेट करना है, तो हम इसको यहाँ पर इनकलकेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा मिलता है और फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है, अगर पॉजिटिव कैश आ रहा है हमारे पास, तो नेट कैश फ्लो लिखते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा जाता है इसे, या फिर अगर नेगेटिव आंसर आए तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ज़रूरी नहीं है कैश पॉजिटिव आए, क्या पता कैश आ रहा हो नेट में, क्या पता कैश जा रहा हो। तो आएगा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जाएगा तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड अल्टीमेटली ये हमारा आंसर बनता है। सर थक गए बेटा, थक गए तो मैंने भी पूरी एनर्जी लगाई है यहाँ पर आपको थकाने के लिए। आपका ब्रेन यहाँ पे डैम श्योर थकना चाहिए। अगर नहीं थक रहा आपका दिमाग यहाँ पे, तो दैट मीन्स आपने ढंग से नहीं देखा इसको। अब आप इसको दोबारा से एक बार सुनोगे। मैं ये वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आगे क्वेश्चंस कराना इसी वीडियो में, बट मैं नहीं कराऊंगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को दोबारा देखो। दोबारा देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो को इमीडिएटली शुरू करना। मैं यहाँ पर अभी के अभी इसको एंड करके नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसको दोबारा देखने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पे आना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।